नमस्कार। दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, टीपू सुल्तान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उसने एक नया मौलूदी चंद्र सौर कैलेंडर लाया था। 2. वह जैकोबिन क्लब का सदस्य था। 3. वह फतुल मुजाहिद्दीन का लेखक था जिसमें रॉकेट के संचालन की व्याख्या की गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में से कौन से देश लिथुआनिया के साथ सीमा साझा करते हैं? 1. बेलारूस, 2. रूस, 3. यूक्रेन, 4. एस्टोनिया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। संविधान संशोधन और महत्व। 1. पहला संशोधन 9वीं अनुसूची शामिल की गई। 2. 24वां संशोधन मतदान की आयु में कमी की गई। 3. 61वां संशोधन दल बदल अवैध घोषित। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा यहाँ से सही सुमेलित है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके जरिए उपग्रहों को पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया जाता है। 2. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का लक्ष्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से भारत में निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में SSLV का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। 2. मंगोलॉयड शोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के जंगलों में रहती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रानी अब्बक्का पुर्तगालियों से लड़ने वाली पहली तुलुव रानी थी। 2. प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानी पार्वती गिरी को पश्चिमी ओडिशा की मदर टेरेसा कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न था, मध्य एशिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पश्चिम में कैस्पियन सागर से लेकर पूर्व में पश्चिमी चीन की सीमा तक फैला हुआ है। 2. मध्य एशिया में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान आते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न था, चर्चा में रहे हॉरिजन 2 प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? इसका सही जवाब था फिलीपींस। अगला प्रश्न था, डिजिटल संसद ऐप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है। 2. इसे केवल सांसद ही प्रयोग कर सकते हैं। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही नहीं है या फिर है? इसका सही जवाब था 1 और 2 दोनों। अंतिम प्रश्न था, जॉर्डन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अकाबा की खाड़ी जॉर्डन को मिस्र से अलग करती है। 2. जॉर्डन की सीमा 3 देशों से लगती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. बारहसिंगा विशेष रूप से कान्हा टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। 2. बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है। 3. बारहसिंगा का IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी सभी कथन सही हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के 2 जिलों मंडला और बालाघाट में फैला हुआ है। यह मध्य भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु हार्ड ग्राउंड बारहसिंगा यानी स्वैम्प डियर या रुकेरवस डुआउसेली है, जो विशेष रूप से कान्हा टाइगर रिजर्व में पाया जाता है। अतः कथन 1 और 2 सही है। कान्हा टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व है जिसने आधिकारिक रूप से एक शुभंकर जारी किया था।
इस शुभंकर का नाम भूर सिंह द बारहसिंघा है। बारहसिंघा का IUCN स्टेटस वल्नरेबल है, इसलिए कथन 3 भी सही है। यह साइट्स के अपेंडिक्स 1 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में लिस्टेड है। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले स्वैम्प डियर यानी बारहसिंघा की 3 उप प्रजातियां हैं: वेस्टर्न स्वैम्प डियर, सदर्न स्वैम्प डियर या फिर हार्ड ग्राउंड बारहसिंघा और ईस्टर्न स्वैम्प डियर। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस संगठन या आंदोलन से जुड़े थे? 1. सर्वेंट्स ऑफ सिविल सोसाइटी, 2. हिंदू राहत आंदोलन, 3. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, 4. हिंदू महासभा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 4 या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। हाल ही में लाला लाजपत राय की जयंती मनाई गई। वह भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर भी कहा जाता था। वह स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित होकर आर्य समाज से जुड़ गए थे। लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक की तिकड़ी को लाल बाल पाल कहा जाता था। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे। उन्होंने पंजाब में कई राजनीतिक आंदोलनों में भाग लिया। उन्होंने 1917 में न्यूयॉर्क में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की। लाला लाजपत राय को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था। उन्होंने 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था। उन्होंने रॉलेट एक्ट और उसके बाद हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध किया। 1926 में उन्हें केंद्रीय विधानसभा का डिप्टी लीडर चुना गया। उन्होंने 1897 में अकाल से पीड़ित लोगों की सहायता करने और उन्हें मिशनरियों के चंगुल से बचाने के लिए हिंदू राहत आंदोलन की स्थापना की। लाला लाजपत राय ने 1921 में सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी की स्थापना की। उनका संबंध हिंदू महासभा से भी था, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है, BRT टाइगर रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बीच स्थित है। 2. इसका नाम रंगास्वामी मंदिर के नाम पर रखा गया है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर यानी BRT टाइगर रिजर्व पश्चिमी और पूर्वी घाटों के बीच स्थित है, इसलिए कथन 1 सही है। यह तमिलनाडु की सीमा पर दक्षिण पूर्वी कर्नाटक में स्थित है और इसका नाम रंगास्वामी मंदिर के नाम पर रखा गया है, इसलिए कथन 2 भी सही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में इसे संरक्षित रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। यहाँ औषधीय गुण वाले पौधों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से शुरू होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय तूफान होते हैं। 2. भारत अपनी कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 20 से 30% पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों या फिर ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से शुरू होने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय या उष्णेतर तूफान होते हैं, इसलिए कथन 1 सही है। ये निम्न दाब वाले क्षेत्र होते हैं जो पाकिस्तान एवं उत्तर भारत में बारिश, हिमपात और कोहरा लाते हैं। ये मानसून से पहले बारिश लाते हैं जो उत्तर भारत में रबी की फसल के विकास में अहम भूमिका निभाता है। यह अत्यधिक तुंगता यानी एल्टीट्यूड वाली पश्चिमी जेट पवनों के सहारे पश्चिम से पूर्व की तरफ गति करते हैं। भारत अपनी कुल वार्षिक वर्षा का लगभग 5 से 10% पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त करता है, इसलिए कथन 2 गलत है। पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम से पूर्व की ओर गति करते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1।
अगला प्रश्न है, सहायक संधि प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लॉर्ड वेलेजली द्वारा भारत में इसे लागू किया गया था। 2. पहली सहायक संधि अवध के नवाब के साथ हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। लॉर्ड वेलेजली द्वारा भारत में 1798 में सहायक संधि लागू की गई थी, इसलिए कथन एक सही है। इसके तहत ब्रिटिश सेना संधि पर हस्ताक्षर करने वाले भारतीय राज्यों की उनके दुश्मनों से सुरक्षा करती थी। बदले में राज्य ब्रिटिश सेना के रख रखाव का खर्च उठाते थे। इस संधि से हस्ताक्षरकर्ता राज्यों के विदेशी एवं रक्षा मामले अंग्रेजों के हाथों में आ जाते थे। पहली सहायक संधि हैदराबाद के निजाम के साथ हुई थी, इसलिए कथन दो सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सार्वजनिक पदों पर पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। 2. 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के अनुसार राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित कोई प्रावधान कर सकता है यदि सार्वजनिक सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की पदोन्नति के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि वह सार्वजनिक रोजगार में उनके प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता का निर्धारण करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं कर सकता है। नागराज मामले में अपने रुख की पुष्टि करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कहा था कि सार्वजनिक पदों पर पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, इसलिए कथन एक सही है। 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के तहत अनुच्छेद 16 में एक नया क्लॉज 4A जोड़ा गया। अनुच्छेद 16 4A के मुताबिक राज्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान कर सकता है यदि सार्वजनिक सेवाओं में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। 81वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा अनुच्छेद 16 में एक नया क्लॉज 4B जोड़ा गया। अनुच्छेद 16 4B के मुताबिक यदि किसी साल का SC/ST कोटा नहीं भरा है तो उसे अगले साल कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, पेगासस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 2010 में स्थापित इजरायली फर्म NSO ग्रुप द्वारा पेगासस को विकसित किया गया। 2. यह जासूसी तथा कथित जीरो क्लिक हमलों के माध्यम से की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने 2017 में इजरायली स्पाईवेयर पेगासस खरीदा था। यह एक प्रकार का दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर या मेलवेयर है जिसे स्पाईवेयर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2010 में स्थापित इजरायली फर्म NSO ग्रुप द्वारा पेगासस को विकसित किया गया है, इसलिए कथन एक सही है। यह जासूसी तथा कथित जीरो क्लिक हमलों के माध्यम से की गई थी, इसलिए कथन दो भी सही है। जीरो क्लिक में फोन यूजर्स से किसी भी संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, नियोकोव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह कोरोना वायरस के उपवर्ग से संबंधित है जिसे मर्बेको वायरस के नाम से जाना जाता है। 2. यह अभी तक मनुष्यों को संक्रमित नहीं कर सका है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में नियोकोव वायरस मिला है। यह कोरोना वायरस के उपवर्ग से संबंधित है जिसे मर्बेको वायरस के नाम से जाना जाता है, इसलिए कथन एक सही है। यह अभी तक मनुष्यों को संक्रमित नहीं कर सका है, इसलिए कथन दो भी सही है। यह सर्बेको वायरसेस से अलग है जो SARS-CoV-2 और SARS-CoV से संबंधित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों।
अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल स्नो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, बीजिंग विंटर ओलंपिक गेम्स पहला विंटर ओलंपिक गेम है जिसमें 50% आर्टिफिशियल स्नो और 50% नेचुरल स्नो का प्रयोग किया जा रहा है। दो, पहला विंटर ओलंपिक चैमोनिक्स में 1924 में खेला गया था। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। 4 फरवरी से बीजिंग में विंटर ओलंपिक की शुरुआत हो रही है। यह पहला विंटर ओलंपिक होगा जिसमें 100% कृत्रिम बर्फ यानी आर्टिफिशियल स्नो का उपयोग किया जाएगा, इसलिए कथन एक सही नहीं है। कृत्रिम बर्फ मशीन से बनाई जा रही है जिसके लिए इटली की एक कंपनी से मशीनें खरीदी गई हैं। पहला विंटर ओलंपिक चैमोनिक्स फ्रांस में 1924 में खेला गया था, इसलिए कथन दो सही है। विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन से विंटर ओलंपिक और स्नो स्पोर्ट्स पर खतरा मंडरा रहा है, तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, इसकी स्थापना 1930 के दशक के ग्रेट डिप्रेशन के परिणाम स्वरूप 1944 में की गई थी। दो, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स निर्णय लेने वाला IMF का सर्वोच्च निकाय है। तीन, अफगानिस्तान इसका सदस्य नहीं है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक और दो। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि अल सल्वाडोर को $150 मिलियन के अपने ट्रस्ट फंड को खत्म कर देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF 190 देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना 1930 के दशक के ग्रेट डिप्रेशन के परिणाम स्वरूप 1944 में की गई थी, इसलिए कथन एक सही है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स निर्णय लेने वाला IMF का सर्वोच्च निकाय है, इसलिए कथन दो सही है। इसका अहम मकसद दुनिया में वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना है। जब कोई देश IMF का सदस्य बनता है तो उसे अपने कोटे के रूप में पैसों का भुगतान करना पड़ता है। अफगानिस्तान इसका सदस्य है, इसलिए कथन तीन गलत है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक और दो। अंतिम प्रश्न है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध नहीं है? बिल्डिंग को राष्ट्रीय ध्वज से ढकना, जानबूझकर झंडे को उल्टा डिस्प्ले करना, किसी भी कपड़े पर राष्ट्रीय ध्वज की कड़ाई या छपाई, या फिर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से पहले फूलों के लिए एक पात्र के रूप में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से पहले फूलों के लिए एक पात्र के रूप में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुजफ्फरनगर में कथित तौर पर राष्ट्रीय ध्वज का अनादर करने के आरोप में 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने एपिडेमिक डिजीज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एवं प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत मामला दर्ज किया है। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत विभिन्न गतिविधियों या क्रियाओं को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अनादर माना जाता है एवं इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। बिल्डिंग को राष्ट्रीय ध्वज से ढकना, जानबूझकर झंडे को उल्टा डिस्प्ले करना और किसी भी कपड़े पर राष्ट्रीय ध्वज की कड़ाई या छपाई। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस सहित विशेष अवसरों पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से पहले फूलों के लिए एक पात्र के रूप में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करना अपराध नहीं माना जाएगा। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से पहले फूलों के अलावा किसी दूसरी चीज को रखने के लिए भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग पात्र के रूप में करना अपराध माना जाएगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से पहले फूलों के लिए एक पात्र के रूप में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग करना। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, बैड बैंक उधार देने और जमा लेने का काम करते हैं। दो, बैड बैंक द्वारा खरीदे जाने वाले बैड लोन की वैल्यू सामान्यतः लोन की बुक वैल्यू से कम होती है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो।
इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।